हेलो, हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्ते। तो बताइए क्या हालचाल है? आई होप कि हालचाल बिल्कुल बढ़िया होगा और बढ़िया रहना भी चाहिए। आज से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए। और आपको पता ही है कि पिछले 2 दिन से हम लोग जो है, कल संडे था तो नहीं वीडियो अपलोड हो पाई, टाइम का थोड़ा इशू था और संडे भी था, तो मैंने सोचा ठीक है संडे के दिन थोड़ा-सा गैप बनता है। और हम लोग जो है जीडीसी का पेपर कर रहे थे 2013 का। तो उसमें जो है 2 पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, अब ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। इसमें आपके 20 से 22 क्वेश्चन हैं आज। मैंने बताया था ना, रिमेनिंग जो बचे हैं उनको हम लोग बाद में करेंगे। और बताइए आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? होपफुली क्वेश्चन तो आपको ये यूज़फुल ही होंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि लोक सेवा चयन आयोग के एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए काफ़ी ऑथेंटिक ही है और आंसर भी सभी ऑथेंटिक ही हैं अभी तक, ठीक है? तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आज करके ख़त्म करते हैं, ताकि कल से हम दूसरे ईयर का और दूसरे एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो चलिए, अच्छा 2 शब्द आपके लिए फिर से हैं आज कि आपने क्या करना है, आपने क्या हर किसी को यही करना चाहिए, अपने शब्दों को ऊँचा करो, आवाज़ को नहीं। बात तो आपको समझ आ ही रही होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। बात सही है कि शब्दों को ऊँचा करिए। आप ऐसा करिए कि आपके शब्द या आपकी जो बातें हैं वो ऊँची हों, ठीक है? बल्कि आवाज़ चीखने-चिल्लाने से कोई चीज़ नहीं होती, आपकी बातों में दम होना चाहिए। बादलों की बारिश ही फूलों को बढ़ने देती है, उनकी गर्जना नहीं। ये बात आपको बखूबी समझ आ रही होगी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपको शांति से और एकदम मन को शांत रख के और बहुत ही मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ आपको अपनी तैयारी में या आपने अपना जो भी गोल बना रखा है, उसके प्रति आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है और एक ईमानदारी से या और एक कंटिन्यूटी के साथ आपको उसके प्रति मतलब कुछ न कुछ डेली आपको करते जाना है। जो भी उसके प्रति आपका कर्तव्य, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने एम को पाने के लिए उसको आप डेली कुछ न कुछ करते जाइए, तो एक-एक दिन आप उसके करीब बढ़ते जाएँगे, है ना? वो आपको आपका अपना गोल जो है, वो खुद आपको आपके करीब आता दिखाई देगा। तो इस वजह से आवाज़ से नहीं, अपने शब्दों में दम रखिए और शब्दों या कह सकते हैं कि अपने खुद के माध्यम से, है ना? अपने अंदर से एक एनर्जी फ़ील करिए, एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील करिए, पॉज़िटिव एनर्जी हो जो, है ना? तो और ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, कि मतलब जो आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके करीब आ रही हैं या कहीं न कहीं आपके कंट्रोल में आ रही हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई और चलिए फिर अब हम लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी हमारे 10 मुझे लगता है 20 से 25 क्वेश्चन हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी है, तो टाइम लगेगा। आते हैं, ये रहा हमारा पहला सवाल, 1 करोड़ का। 1 करोड़ का नहीं, 1 लाख का कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ सीधे कि आईआरडीपी का अर्थ है। आईआरडीपी आपको पता ही है। 1 सेकंड। तो आईआरडीपी आपका क्या है? ये है, आईआरडीपी, ठीक है? तो इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं ये कब आया था, 1978 में, ठीक है? इसमें आया था और ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? हाँ, तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है कि आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंडिजिनस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंसेंटिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि ये जो आपका ए वाला क्वेश्चन है, मतलब ए ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आया कब था ये? 1978 में, ठीक है? ये आपका एक क्वेश्चन फिनिश हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसी के साथ जैसे एक आईसीडीएस भी आता है ना, आईसीडीएस आपको पता है ना कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वो आपका 1975 में आया था। ये सब कई सारी योजनाएं हैं जिनको आपको कम से कम वो कब स्टार्ट हुआ उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो क्योंकि आपने अगर याद रखा है तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लिए जाते हैं, इनका फुल फॉर्म बताइए या फिर ये किस मतलब कब लॉन्च हुआ, कब लागू हुआ, इस तरीके से एक एक नंबर की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वन लाइनर में आप नोट करके लगा लीजिए अपने रूम में या अपने स्टडी टेबल के पास लिख करके चार्ट पेपर वगैरह पे, ठीक है? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 18 मई को मनाते हैं, 5 नवंबर को, 25 जनवरी को या 8 मार्च को? तो आपको पता है ये 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, ठीक है? अब जैसे देखिए 25 जनवरी भी ऑप्शन में दिया गया है, तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं भारत पर्यटन दिवस। क्या मनाते हैं? भारत पर्यटन दिवस। और 18 मई को मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस। 8 मार्च को मनाते हैं महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है? तो ये आपको ऑप्शन भी थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो अच्छा रहता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा कि शांति निकेतन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, गांधी जी द्वारा या बीएल बर्ने द्वारा या अल्बर्ट मेयर द्वारा?
तो इसमें हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। आपको पता है शांति निकेतन किसके द्वारा शुरू किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। गांधी जी थे, इन्होंने जो है सेवाग्राम वाली योजना दी थी आपकी। और जो अल्बर्ट मेयर थे, इन्होंने कौन सी योजना दी थी आपकी? इटावा पायलट योजना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपकी। शांति निकेतन आपको पता है कहाँ पे है इस समय? पश्चिम बंगाल में, मतलब उस टाइम बनाया गया था। भारत के बीरभूमि जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा सा शहर है जो कोलकाता, पहले कलकत्ता के लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस शहर को प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता काव्य रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 22 दिसंबर 1921 को की थी। ये थोड़ा सा आपको उनके बारे में भी पता चल गया। अब देखिए होम साइंस कितना बढ़िया सब्जेक्ट है कि हमें, अब कहने के लिए लोग कहते हैं अच्छा होम साइंस खाना बनाने वाला, लेकिन आप सोचिए होम साइंस में कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ रहे हैं। सोचिए आप, अल्बर्ट मेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता है। तो और लोग बोलते हैं कि बस खाना बनाने वाला। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर है हमारा कि संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया है? तो संचार मतलब कम्युनिकेशन, जो आप पढ़ते हैं, कम्युनिटी से, कम्युनिस्ट से, या कम्युनिस्ट से, या कम्युनिकेट से। तो ये जो आपका संचार का शब्द है, ये कौन सी भाषा से आया है? लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से आपका ये संचार शब्द निकल करके आया है, ठीक है। अब ये इसमें देखिए संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से मानी जाती है, जिसका अर्थ है कॉमन या सामान्य, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये भी आपसे अर्थ पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कम्युनिस्ट का जो ये मान लीजिए लैटिन भाषा से ये शब्द है, इसका अर्थ किससे है? अर्थ आपको पता है तो आप बता देंगे कॉमन या सामान्य। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो आप नोटिस करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो यही आपके एग्जाम में आपके स्कोर बढ़ाएंगी। समझ रहे हैं आप? है तो बहुत छोटी सी चीज़, हमें लगता है इसको पढ़ के क्या करना, बट वही चीज़ें हमें काम आती हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद करती हैं। फिर नेक्स्ट है कौन सा दृश्य साधन नहीं है? नहीं की बात हो रही है। जैसे नहीं की बात आए तुरंत आपको इस तरीके से इसको सर्कल कर लेना है। तो आपका पोस्टर नहीं है, या चार्ट है, मतलब चार्ट नहीं है, या रेडियो नहीं है, या फ्लैनल ग्राफ नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पोस्टर भी हम देखते हैं, चार्ट भी हम देख सकते हैं, फ्लैनल ग्राफ भी हम देखते हैं। रेडियो को क्या करते हैं? रेडियो को हम सुनते हैं। तो ये हमारा ऑडियो मतलब ऑडियो एड्स हो गया, ठीक है। सिर्फ सुनने का काम करता है रेडियो से हम लोग। यहाँ पे देखिए लिख रखा है जैसे कि दृश्य सामग्री का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर होता है। इंद्रियों मतलब देखने के आधार पर, सुनने के आधार पर। तो आंख आपकी, ये भी आपकी इंद्रिय, कान भी आपका इंद्रिय, ठीक है। तो दृश्य सामग्री का मतलब जो आप देख सकते हैं, मॉडल, चित्र, ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड, संग्रहालय, मैजिक लालटेन, स्लाइड, मानचित्र, पोस्टर आदि, ठीक है। श्रव्य सामग्री आपकी मतलब जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन, ग्रामोफोन, ठीक है। और दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब क्या है? जो आप सुन भी सकें और जो आप देख भी सकें, टेलीविजन, ड्रामा, कंप्यूटर, फिल्में, चलचित्र, ये सभी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। आजकल तो आप ये भी हो गया कि यूट्यूब हो गया है, या कोई भी वीडियो वो आपका आ ही जाएगा वीडियो वाली चीज़ों में, वो भी आपका दृश्य श्रव्य साधन ही है, ठीक। फिर हमारा कि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है ग्रामीण उद्योगों का विकास, शिक्षा सुविधा, सामुदायिक की सुविधा, या उपरोक्त सभी। तो ये भी आपको पता ही होगा कि ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए सामुदायिक विकास योजना, मतलब इसका उद्देश्य यही था, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए है कि 1 सेकेंड, अच्छा हाँ, तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट वाला लगा दिया, डी आंसर होगा आपका। 1 सेकेंड, कि देखिए इसलिए होगा डी आंसर क्योंकि देखिए इसमें ये शिक्षा जो मतलब प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है, जो लोग गांव के होते हैं या जो किसान होते हैं, उनको कई चीज़ें बताई जाती है ना, कि उनको खेत में कौन से बीज का यूज़ कैसे करना है, कौन से फर्टिलाइजर का यूज़ करना है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ों की शिक्षा उनको दी जाती है, उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। सामुदायिक सुविधा आपको पता ही है, जैसे कोई हेल्थ सेंटर हो गया, या आपका ये क्या बोलते हैं CHC PSC जो होते हैं, इन सभी चीज़ों की भी तो सुविधा उनको दी ही जाती है। समुदाय का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कम्युनिटी के लोग, तो कम्युनिटी के लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ग्रामीण उद्योगों का विकास भी उनको दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग मतलब जैसे चारपाई बुनना, टोकरी बुनना, सब्जी उगाना, या मछली पालन करना, रेशम की कीट पालन करना, इन सभी चीज़ों को उनको मतलब बताया जाता है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए दिखा भी है, मतलब है भी, कि सामुदायिक विकास योजना सामुदायिक भावना, हम की भावना पर आधारित होती है। मतलब समुदाय में कोई भी इस तरीके से काम नहीं करता कि मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं मुर्गी का पालन कर रहा हूँ। वहाँ पर लोग सब सारी चीज़ें मिलजुल के करते हैं। हम की भावना मतलब है कि सब लोग मिल करके, ठीक है। और इसके बाद प्रसार शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? सामुदायिक उद्देश्य के अंतर्गत ग्रामीण मनोवृत्ति में परिवर्तन। ग्रामीण मनोवृत्ति में परिवर्तन का मतलब क्या है? मान लीजिए ग्राम में
गांव में कोई किसान है जो बहुत पुराने नियम से खेती करते चले आ रहे हैं और उनका उत्पादन भी मतलब जो भी वो फसलें उगा रहे हैं उनका उत्पादन बिल्कुल अच्छा नहीं हो पा रहा है। अब मान लीजिए कोई बाहर से कृषि वैज्ञानिक आए, उन्होंने वो चीज़ बताई कि आप ये वाला बीज उगाइए, तो वो लोग एक बार में अपनी अपनी जो उनका पहले से मेंटेलिटी बनी हुई है उसको वो लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आप ये समझो कि प्रसार शिक्षा के अंदर के जो लोग आते हैं बताने के लिए, कृषि वैज्ञानिक या कोई भी जो प्रसार शिक्षक होते हैं, तो उनको सोचो ना, उनको इस तरीके से अपनी बात बतानी है कि सामने वाला अपना जो उसकी जो सोच है उसको वो बदल ले। इतने पॉजिटिव और इतने इफेक्टिव तरीके से उनको अपनी बात रखनी है किसान के सामने कि वो उनकी बात को मान ले। जब उनकी बात को मानेंगे तभी क्या होगा, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा तभी वो नई चीज़ों को अपनाएंगे। ठीक है। ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, ग्रामीण के उद्योग धंधों का विकास करना, अस्पताल तथा सामुदायिक सुविधा का विकास आदि आते हैं। तो ये आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। और आपको पता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 2 अक्टूबर 1952 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसार कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए, या कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर प्रशिक्षित विशेषज्ञों से ग्रामीणों को भेंट करवाई जानी चाहिए। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा कि ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। देखिए, आप ऑप्शन इसमें ये भी सही है कि पूरे संपूर्ण वातावरण और परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन हमें चूज करना है, तो हमें क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेस्ट आपका इसलिए ये वाला ए वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए अनिवार्य आवश्यकताओं को समझने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात, अगर हम किसी की समस्याओं को सुलझाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी नीड देखेंगे, है ना। अब आप अपने लिए कुछ कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या खरीदते हैं, हम यही कहते हैं कि जिसकी ज़रूरत है पहले उसको खरीदो। समझ गए आप? तो अनिवार्य चीज़ों को पहले हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो बहु क्षेत्र, मतलब उसका जो क्षेत्र होता है वो बहुआयामी, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है। इसका सीधा संबंध किससे होता है? लोगों से होता है। ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति को समझना, उनकी समस्याओं का अवलोकन करना, विश्वास प्राप्त करना और उनके लिए उपयुक्त योजना बनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य प्रसारकर्ता का होता है। समझ गए आप? फिर है कि परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस के बारे में है, कौन सा कथन सत्य है? यह अंतिम परिणाम है, यह एक सामान्य धारणा है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति का अविरल चरण है, यह एक सामान्य निर्णय है। तो आपको पता है हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, एक एक अजम्पशन करते हैं कि मतलब ये रिजल्ट हो सकता है या ये रीजन हो सकता है। वो रियल चीज़ नहीं होती, मतलब वो सच्चाई नहीं है, बट लेकिन एक इंसान एक अपनी धारणा बनाता है, एक इमेजिनेशन करता है। ठीक है। तो उसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यह क्या है, एक सामान्य धारणा है। ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में ये भी दिया गया है कि परिकल्पना परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, निष्कर्ष, कथन, अनुमान, सामान्यीकरण होता है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान की समस्या हेतु निर्माण करता है, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का क्या करता है, संकलन करता है। समझ गए आप? फिर नेक्स्ट है हमारा कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं। ऐसी मतलब ऐसा परिभाषित किया गया है। ये आपको पता ही है कि ये क्या है, हेल्थ की डिफिनेशन है आपकी। ठीक है। तो यही पूछने की, ये हेल्थ की डिफिनेशन किसके द्वारा ये परिभाषित की गई है? WHO के द्वारा, FPO के द्वारा, यहाँ पी होगा, फी लिख दिया इन्होंने, या FAO के द्वारा, या ICMR के द्वारा। तो इसकी जो ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? WHO के द्वारा। बहुत ही फेमस और बहुत ही सटीक और बहुत ही सही डेफिनेशन है जो दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। और आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो वो क्या कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और ये सब चीज़ें हैं, और ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, और बहुत ही डेफिनेशन बहुत अच्छी भी है। इसको आप अपने रियल लाइफ पे भी एकदम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और खुद को बिल्कुल खुद पे इसको अप्लाई करिए कि आप भी जो है फिजिकली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली हेल्दी रहने के साथ साथ ही आपको मेंटली, इमोशनली और सोशली भी हेल्दी रहना है। और इसमें आजकल एक एस्पेक्ट और जोड़ दिया गया है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो स्पिरिचुअली भी आपको हेल्दी रहना है, कोशिश कीजिए। जब आप हर तरीके से हेल्दी रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका डेवलपमेंट भी हर तरीके से ही होगा। ये देखिए इसमें भी है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, बात समझना आपको, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 48 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। ठीक है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 ईस्वी से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है परनीसियस एनीमिया, एक बीमारी है जो होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सोचिए आपके डिग्री कॉलेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन कितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए आप उठा के देख सकते हैं, किसी न किसी स्टेट में ये पूछा ही जाता है और अभी भी पूछा ही जाता है। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, या विटामिन B2 की कमी से, या विटामिन B12 की। तो परनीसियस एनीमिया आपका होता है विटामिन B12, और विटामिन B12 क्या है आपका, साइनोकोबैलामिन, ठीक है। और विटामिन B1 आपका जो थायमिन है उससे बेरी बेरी रोग होता है। और आपका हाँ, तो ये देखिए इसका भी दिया हुआ है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। और विटामिन D6, या फिर D6 को पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं, इससे क्या होता है, भूख में कमी या फिर वमन या वृद्धि रुक जाना, मतलब ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। और फिर विटामिन B2 जो आपका है राइबोफ्लेविन, इसमें देखिए अराइबोफ्लेविनोसिस लिखा है, लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, ग्लाइसोसाइटिस होता है, चिलोसिस होता है, तरह तरह की चीज़ें राइबोफ्लेविन में हो जाती हैं। होठ के किनारे फट जाता है, ब्लड वगैरह निकलने लग जाता है, सब आपका राइबोफ्लेविन की वजह से ही हो जाता है। और जो ग्लाइसोसाइटिस होता है उसमें आपकी टंग काफ़ी जो है थिक हो जाती है, और उस पर ऐसे धारियाँ पड़ जाती हैं, तो खाना वाना खाने में काफ़ी दिक्कत होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 की कमी से। तो B12 की कमी से आपके मैक्रोसाइटिक एनीमिया और परनीसियस एनीमिया भी हो जाती है। जो आपकी माइक्रोसाइटिक एनीमिया है ये आपकी विटामिन B9 की कमी यानी कि फॉलिक एसिड की कमी से भी होती है, ठीक है। एनीमिया आपकी कई तरीके की है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एनीमिया किस विटामिन की डिफिशियंसी से हो रही है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे, और इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि ये देखिए मैक्रो लिखा हुआ, मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो, ये वाला मैक्रो है, ये आपका MACRO, ये मैक्रो है, ठीक है। अगर यहीं पर ये जो मैक्रोसाइटिक, एक सेकंड, ये जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है आपकी B9 की कमी से होती है। किसकी कमी से, B9 की, समझ गए आप। और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें विटामिन B12 भी लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है वो आपका विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो अगर ये लिखा हुआ है माइक्रो, क्या लिखा हुआ है, MICRO, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया अगर लिखा हुआ है तो वो आपकी होती है आयरन की कमी से। किसकी कमी से, Fe से डिनोट करते हैं ना, तो आयरन की कमी से आपकी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिवाइज करिए, नोट बनाइए, डेली पढ़िए और रखिए अपने दिमाग में इसको। देखिए पढ़ने के अलावा, मेहनत करने के अलावा, रिवाइज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसको पाना चाहते हैं तो। क्योंकि रिवीजन आपका सबसे मतलब बहुत ही समझिए, क्या कहूँ मैं, एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। रिवीजन है जो आपका वो बिल्कुल एकदम एनर्जी बूस्टर, या कह सकते हो कि जैसे होता है ना कि एनर्जी लेते हैं आपको एनर्जी ड्रिंक पीने जिससे आपको बिल्कुल पावर आती है, तो आपके एग्जाम के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा रिवीजन। बार बार रिवाइज करिए, जब मन करे, जब टाइम मिले, हर बार रिवाइज करिए, ना मन करे तब भी रिवाइज करिए, आँख के सामने खोल के बैठे रहिए ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में परसीव हो जाएं चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक है। प्रजनन और दुग्ध श्रावण जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसके लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आपका जो मैग्नीशियम है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है प्रजनन और दुग्ध श्रावण के लिए, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम दुग्ध श्रावण व प्रजनन के लिए, मैग्नीशियम दुग्ध श्रावण व प्रजनन के लिए आवश्यक खनिज लवण है, जबकि अन्य खनिज लवण शरीर के निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको पता है कैल्शियम से हमारी बोन्स बनती हैं, और जो लोहा है आपका इससे आपका होमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर कॉर्न। कॉर्न आप जानते हैं ना, मक्का। मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है और यह अच्छा साधन है एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्पार्टिक अम्ल का, लिनोलेनिक अम्ल का, या लैक्टिक अम्ल का। तो आपको पता ही है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो आपका ये मक्का होता है, ये इसमें जो सुगंध आ रही है वो किसकी वजह से आती है, लिनोलेनिक अम्ल, समझ गए आप। तो यहाँ पे देखिए दिखा है, मतलब कि क्या है, लिनोलेनिक अम्ल जो है आपका, इसको शॉर्टकट में LA भी कहते हैं, एक असंतृप्त यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड है। क्या है, ओमेगा 6, ये जरूर ध्यान में रखना है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। और फिर आपका क्या कहते हैं, कक्ष तापमान पर यह एक वर्णहीन द्रव्य होता है, इसे फिजियोलॉजिकल साहित्य में 18% यानी कि N6 कहा जाता है, और रासायनिक रूप से लिनोलेनिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, समझ गए आप। फिर हमारा नेक्स्ट है कि माल्ट आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है। एक सेकेंड आप रुकिए जरा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्ट आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है, कैल्शियम का, फास्फोरस का, या कॉपर का, या विटामिन A का, ठीक है। ये हो क्या रहा है आज, हाँ एक सेकेंड। फिर है कि हाँ सॉरी, ये माल्ट आटा जो आपका है वो किसका अच्छा साधन है, आपका कैल्शियम का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ए, हाँ आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक, कैल्शियम का। अच्छा और भी चीज़ें दे रखी हैं, देखिए जो रागी, आपका रागी में कैल्शियम होता है वो कितना होता है,
344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, मतलब 100 ग्राम रागी माल्ट में आपका 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाएगा। ये इससे जो है माल्ट आटा तैयार किया जाता है। अन्य अनाजों की तुलना में अधिक जो है सुपाच्य भी होता है और शिशुओं के जो है वीनिंग फूड में काम आता है। समझ गए आप? वीनिंग फूड मतलब जो बच्चों को 6 मंथ के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं मोनो असंतृप्ति वशीय अम्लों के, पॉली असंतृप्त वशीय अम्लों के, या अनावश्यक वशीय अम्लों के, या मोनो एवं पॉली असंतृप्त वशीय अम्लों के। तो आपको पता ही है कि आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? आपके पूफा यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब कि पॉली असंतृप्ति असंतृप्त वशीय अम्ल पूफा। ये जो इसको लिखते हैं ना ऐसे हम लोग, पूफा, उधर चला गया, सॉरी, पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसके स्रोत अच्छे होते हैं। इसमें देखिए मतलब दिया भी है कि खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की वसा होती है। आपको पता ही है 3 तरह की होती है, सैचुरेटेड, फिर मोनो अनसैचुरेटेड और आपकी पॉली अनसैचुरेटेड। तो देखिए जो सैचुरेटेड होती है वो आपके रूम टेम्परेचर पर जम जाती है और जो मोनो अनसैचुरेटेड होती है वो थोड़ा सा मतलब रूम टेम्परेचर पर जमती नहीं है। उसमें आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे मूंगफली है, सरसों का तेल है, जैतून का तेल है। और जबकि ये जो आपके सूर्यमुखी और सोयाबीन और ये जो मक्के का मतलब वही अभी हमने पढ़ा ना, कॉर्न जम ऑयल, ये सब जो होते हैं आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं, ठीक है। फिर है हमारा कि क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है तो वह निस्तेज यानी कि डल ऑलिव ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहलाता है? लाइकोपीन कहलाता है, न्यूट्रल ग्रीन कहलाता है, कैरोटीन कहलाता है, या फियोफाइटिन कहलाता है। इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाता है फियोफाइटिन, ठीक है। इसमें सीधा मतलब ये है कि जब आप क्या करते हैं, जब हरी सब्जियां होती हैं, मतलब जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उनकी पत्तियां क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होती हैं, आपको बिल्कुल पता है। तो उसमें आपने देखा होगा जब उसको पकाते हैं तो उसमें होता क्या है, जब उसका कलर जो है ऑलिव ग्रीन में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग फियोफाइटिन कहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, जब आप क्लोरोफिल को क्षारीय माध्यम में हम उसको पकाते हैं तभी उसका कलर ऑलिव ग्रीन हो जाता है, फियोफाइटिन, तब उसको हम लोग फियोफाइटिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब अम्ल के संपर्क में आता है तो वह निश्चित ऑलिव ग्रीन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसको पकाते हैं क्षारीय माध्यम में। यहाँ पे देखिए दिया है कि क्लोरोफिल के कारण हरा रंग सब्जियों को मिलता है। यदि भोजन अम्लीय है तो हरा रंग रासायनिक क्रिया के कारण पीलापन आ जाता है, और इसके विपरीत यदि क्षारीय माध्यम है तो हरा रंग और चटक हो जाता है, और जो कि आपका फियोफाइटिन कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसके विपरीत अगर क्षारीय माध्यम है तो उसका कलर ऐसे हरा रंग हो जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग फियोफाइटिन कहते हैं। फिर है, अच्छा आगे भी दे रखा, सॉरी दो बार हो गया ये। फिर हमारा कि दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है, समझ गए आप? क्या कहलाती है? बॉम्ब कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या पीएच मीटर, या लैक्टोमीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर से नापा जाता है, और मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसी से नापते हैं, ठीक है। और लैक्टोमीटर आपको पता ही है क्या नापते हैं, दूध में जो मिलावट वगैरह होती है पानी की, उससे मापते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, अच्छा बॉम्ब कैलोरीमीटर देखिए दिया भी है कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को मापता है, और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो क्या है, प्रिज्म से होकर सुरखने वाले जो रंगों का इससे मापा जाता है, और लैक्टोमीटर दूध में लैक्टोज की मात्रा। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है। एसडीए को नापने का है, बीएमआई को नापने का है, बीएमआर को नापने का है, या एमएमआर को नापने का है, ठीक है। ये जो आपका बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर है इसकी क्या नापने का है, बीएमआर को नापता है, ठीक है। बीएमआर का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये देखिए बीएमआर शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को करने तथा शरीर के ताप नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। बीएमआर को नापने के लिए बेनेडिक्ट रॉथ श्वसन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा था वही यहाँ पर हिंदी में लिखा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है साधारण प्रोटीन के रूप में, व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, या युग्मी प्रोटीन के रूप में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जो आपका होता है वो किसमें आता है, ये आपका युग्मी प्रोटीन के रूप में, ठीक है। युग्मी मतलब कि ये 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ, ठीक है, इस वजह से इसको बोल रहे हैं। फिर हमारा है कि शरीर में ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं पेलाग्रा, स्कर्वी, एडिमा, ऑस्टियोमलेशिया। तो पेलाग्रा आपको पता है विटामिन बी3 की कमी से होता है, ये देखिए। और स्कर्वी आपका किसकी कमी से होता है, सी की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया डी की कमी से, और जो इसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं, सॉरी डी नहीं, एडिमा कहते हैं। मतलब जो तरल जमा हो जाते हैं उनको हम लोग एडिमा बोलते हैं। बाकी ये जो 3 आपकी बीमारियां हैं वो किन किन की कमी से होती हैं आपको पता चल गया। अब इसमें देखिए नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, जो मैंने आपको बता दिया।
और फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। शारीरिक कमजोरी, हड्डियों, मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, ये चीज़ है आपकी। फिर एडिमा देखिए, सोडियम की मात्रा शरीर में जमा होने से शरीर के ऊतकों में पानी जमा होने लगता है, जिसको एडिमा कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से वयस्क में हड्डियों का रोग ऑस्टियोमलेसिया कहलाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और थोड़ी सी चोट लगने पर भी हड्डियां आपकी टूट जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, हड्डियों को कमजोर होकर के हड्डियों में छेद हो जाता है, तो उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओके। फिर है नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसको आपको पता ही है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी यानी कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये है देखिए प्राप्ति के साधन आपके। अभी हम लोगों ने विटामिन ए क्या है, अंडा, मक्खन, दूध, मछली, गाजर, आम, पपीता, ये सभी चीज़ों में पाया जाता है आपके। और डी है आपका अंडा, मक्खन, पनीर, वसायुक्त मछली, ये सभी चीज़ों में आपका। और ऊपर से क्या बोलते हैं, सनसाइन, आपको पता ही है कि धूप से भी विटामिन डी हमें मिलता है। फिर विटामिन ई आपका अनाजों के भ्रूण तेल और वनस्पति घी और तेल। और जो आपके स्प्राउट्स सीरियल्स होते हैं, उनका जो जर्म होता है, मतलब जो वही स्प्राउट्स बन जाते हैं, तो उनमें भी विटामिन ई आपका अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर विटामिन सी तो आपको पता ही, आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, टमाटर, सेब। इस समय अमरूद मार्केट में अच्छे आ रहे हैं और आंवला भी खूब आ रहा है, तो आप आराम से खाइए जो है बढ़िया, और अपने स्वास्थ्य को बनाइए बढ़िया। तो चलिए, आज के क्वेश्चन इतने ही थे और ये क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। और दोबारा से हम लोग मतलब दूसरे ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ये वाले जो मतलब इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, तो मैं आपको अभी डेली डेली कोशिश करूँगी कैसे कराती रहूँ। तो चलिए, फिलहाल अब आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी खाना वाना खाइए और देखिए, आराम से सोइए और बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। और मिलेंगे फिर से दूसरे क्वेश्चन के साथ दूसरी वीडियो में। और ढेर सारे क्वेश्चन अभी हम ऐसे डिस्कस ही करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट ना करके 2 पार्ट में ही कर दिया जाए, है ना, क्योंकि भटकाव हो जाता है, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो। हालाँकि प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे आराम से सीरियल वाइज़ मैं सब वहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, सभी लोगों को गुड नाइट, आराम से डिनर करिए और आराम करिए, ठंड बहुत है, बच के रहिए, पढ़ाई करिए और बस ठीक है, और सब बाकी सब बढ़िया है। चलिए, मिलते हैं फिर से कल में और दूसरी वीडियो में और कल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।